नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर खटीमा से है, जहां उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि जहां किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में कहा कि उनके नेतृत्व में गन्ना मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। उन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में किसानों के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी प्रकाश डाला, और जिसमें कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका सरकार का लक्ष्य कृषि को उसके क्षेत्र में और भी सशक्त बनाना है, जिससे कि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम की हेली सेवा पूरे तरीके से फुल प्रूफ कर दी गई है। बताते चले कि डीजीसीए के निर्देश पर यूकाडा की तैयारियां शुरू कर दी गई, जहां अगले साल यात्रा से पहले ही लागू हो जाएगी है नई व्यवस्था। बताते चले कि हर 7 दिनों में होगा हेलीकॉप्टर सेवाओं का ऑडिट, जहां सभी हेलीकॉप्टर पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि जिस तरीके से आपको बता दें कि बीते दिनों में कई हादसे हुए हैं, और जहां 4 धाम यात्रा जो है कई दिनों के लिए बाधित भी रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि अब सरकार ने इसका पुरजोर तरीके से जो है इसका समाधान निकाल लिया है, जहां आपको बताते चले कि रिकॉर्ड डाटा को 14 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। तो तमाम सुरक्षा के जो नए कानून है, माफ कीजिए, जो नए पहलू हैं उनको लागू किया गया है। जहां आपको बताते चले कि हर 7 दिनों में हेलीकॉप्टर की सेवाओं का ऑडिट किया जाएगा। 4 धाम यात्रा पूरे तरीके से फुल प्रूफ होगी, जहां आपको बता दें कि सभी हेलीपैड पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी के जो जानकारी है उसको अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय ले सकता है, लेकिन उत्तराखंड में 20% से ज्यादा वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर अभी तक भी दर्ज नहीं हो पाई हैं। कांग्रेस ने वक्फ की संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण जल्द करने की मांग उठाई। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार ने ट्रिब्यूनल के गठन करने की भी अपील की है। तो वहीं नेशनल मुस्लिम एडवोकेट्स हेल्प फाउंडेशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, और जहां पोर्टल की जो खराब कार्य प्रणाली है उस पर भी उसके तमाम आरोप लगाए गए हैं। जहां आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग उठाई है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कोर्ट ने 5 दिसंबर तक पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज करने का समय भी दिया था, लेकिन अब तक भी नई जो कई संपत्तियां हैं उनको अपलोड नहीं किया गया। मेमोरेंडम हमारा यही है कि जो उम्मीद पोर्टल है वो उसमें बहुत लंबे टाइम से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो काम ही नहीं कर रहा है। जब वो काम ही नहीं होगा करेगा तो हम जो है हमारी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो पूरी तरह से उसके अंदर कैसे उसमें होगी दाखिल। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि जब उसमें सबमिट ही नहीं हो पाएगी तो फिर उसका जो है जिस प्रकार से चाहेगी सरकार या कोई भी जो है उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उसे सीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने ये बताया। तो हम जी समाज का हिस्सा हैं, अधिवक्ता हैं, तो हमारा एक ये नेशनल मुस्लिम एडवोकेट्स हेल्प फाउंडेशन है जिसमें हमारे मुस्लिम अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, इसके अलावा समाज के अन्य लोग भी हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपनी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए। हम लोग आज यहाँ जिला मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए। ज्ञापन हमारी शिकायतों के संबंध में, वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में जो रजिस्ट्रेशन संपत्तियों का कराना था, जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट उम्मीद पोर्टल पर किए जाने थे वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। अगर इसी तरह व्यवस्था करते रहे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें जो है प्रॉपर्टियां दर्ज नहीं हो पाएंगी और उसका नुकसान पूरे
सबको उठाना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को उठाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मीद पोर्टल को लेके सब लोग निराश हैं और सब लोगों ने कोशिश की। हमने भी माननीय जो सचिव हैं अल्पसंख्यक भारत सरकार, उनको भी पत्र प्रेषित किया है कि इसमें समय बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि उत्तराखंड में मात्र 15 से 20% प्रॉपर्टीज़ का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इस सिचुएशन में हम उम्मीद कर रहे थे, मेरी मौखिक रूप से भी माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक किरेन रिजिजू जी से बात हुई थी और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि उम्मीद की जा रही थी कि समय मिल जाएगा, लेकिन शायद माननीय न्यायालय ने समय नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको स्टेट्स में ही पूरा किया जाए और ट्रिब्यूनल को इसकी जिम्मेदारी दे दी है कि आप ट्रिब्यूनल में इसको लाइन अप कराएं। कांग्रेस ने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है, मुस्लिम समाज को गुमराह करा है और निरंतर उस तरह की राजनीति को देश में बढ़ावा देने का काम किया। अब जब एक पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का कार्य होना था, उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो आप ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होकर अपनी बात रखें। लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, उसी तरह की राजनीति को जनता के सामने पेश करके कहीं ना कहीं अपने आप को फिर वक्फ के नाम पर, मुस्लिम राजनीति के नाम पर कांग्रेस फिर बेनकाब कर रही है और ये कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। वक्फ के बारे में पूरे देश में इतना शोर है, उसके लिए एक विशेष कानून भी बनाया गया और अगर सरकारों की मंशा साफ है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तो उसमें ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए और ट्रिब्यूनल बनने के साथ साथ जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण भी होना ही चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और जहां राजनीतिक विवाद अभी गहराने लगा है। जी आपको बता दें कि बीजेपी इसे जरूरी कदम मानते हुए जनता के लिए फायदेमंद बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार का जबरदस्ती का एजेंडा करार दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिहार चुनाव में भी विपक्ष ने एसआईआर पर दुष्प्रचार किया था, लेकिन बिहार की जनता ने इसे स्वीकार किया, जो कि एसआईआर के प्रति जनता का विश्वास भी दर्शाता है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है और एसआईआर के जरिए बीजेपी विरोधियों को निपटाना चाहती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत देहरादून में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। आपको बताते चले कि यह अभियान अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना और बीजेपी की सरकार पर संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाना है। बता दें कि राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में यह अभियान रैलियों, सम्मेलनों, यात्राओं और जन जागरण के रूप में चल रहा है, जो कि नवंबर-दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। जहां सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके साथ साथ वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के साथ साथ आपको बता दें कि अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर संविधान की संस्थाओं का राजनीतिकरण, विपक्ष की आवाज दबाने और दलित पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला करने के आरोप लगाए। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, वोट का अधिकार, जो एक वोट का अधिकार हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है, वो अधिकार बचेगा। तो इसलिए जो आज की ये गोष्ठी है, ये सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बुनियादी बातें उठ करके सामने आई है। मैं सम्मेलन के आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और राजेंद्र जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों का उल्लेख करके जो है हम सबकी आंखें खोलने का काम किया और वो महत्वपूर्ण किस तरीके से ये महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आज हम सब के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, वो अस्तित्व में आ पाया, उसका इतिहास उन्होंने लोगों के सामने वर्णित किया। केवल ऐसे ही नहीं है कि संविधान देश में खतरे में है, बल्कि संविधान वास्तव में खतरे में है। चूँकि जब संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा और संविधान सभा के अंदर चर्चा शुरू हुई, तो 25 नवंबर 1949 को
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 चिंताएं जाहिर की थी और वो जो 3 चिंताएं थी आज सच साबित हुई। वो चिंता क्या थी? पहली चिंता कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे उस दिन भारत अपनी आज़ादी खो देगा। दूसरी उन्होंने चिंता जाहिर की थी जिस दिन भारत के लोग अंधभक्ति में किसी नेता की भक्ति में लीन हो जाएंगे और वो नेता उन्हीं के अधिकार छीनना शुरू कर दे और संविधान के खिलाफ आचरण करके संविधान के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दे, आपके ही अधिकारों का हनन करने लगे। उस दिन भारत के लोग उसके बाद भी अगर कानून के खिलाफ काम करने के बाद भी उस नेता के प्रति अंधभक्त रहेंगे, उसकी भक्ति में लीन रहेंगे, उसका गलत आचरण का भी विरोध अगर नहीं करेंगे, संविधान के खिलाफ काम करने का भी अगर विरोध नहीं करेंगे, उस दिन भारत के लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को खो देंगे। और तीसरा उन्होंने चिंता जाहिर की थी जिस दिन भारत के अंदर अराजकता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं या धर्म के और जाति के नाम पे समाज के अंदर नफरत बढ़ जाए और लोग सार्वजनिक संपत्ति फूंकना शुरू कर दें, खुलेआम एक दूसरे की हत्या करना शुरू कर दें, उस दिन भारत की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। तो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो तीनों चिंताएं एकदम सच साबित हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित श्री सिद्ध बलि धाम में 5 से 7 दिसंबर तक वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव आयोजित किया जाएगा और जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय उत्सव में देश भर से हजारों श्रद्धालु और साधु संत पहुंचते हैं और जिससे कि क्षेत्र में कई दिन पहले से उत्साह का माहौल भी देखने को मिलता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि मंदिर परिसर को भव्य रोशनी से पूरे तरीके से सजा दिया गया है और मेले से स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलता है। देखिए कोटद्वार से अंजना गोयल की यह रिपोर्ट। आकर बहुत आनंद में महसूस करता हूँ, मैं एकदम हल्का महसूस करता हूँ अपने आप को। और जो ये वार्षिक महोत्सव आ रहा है 5, 6, 7 तारीख में, दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर एक महोत्सव लगता है जिसमें आपको आनंद लेना चाहिए। यहाँ पर हर चीज़ का एक अलग अपना सुनहरा अवसर है। यहाँ पर बाबा का दरबार है जिसमें आप आशीर्वाद प्राप्त करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है जहां हरिपुर कालसी में जमीनी विवाद को लेकर स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पनवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बताते चले कि पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में पाकिस्तान से प्राप्त 2 वीडियोस में एक व्यक्ति के क्षेत्र पर पैतृक संपत्ति का दावा किया गया और जबकि देहरादून का कोई भी व्यक्ति यह जमीन नहीं ले सकता। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि क्षेत्र में डेमोग्राफिक बदलने का खतरा बताते हुए तत्काल एसआईटी गठित करने की मांग भी उनकी ओर से की गई है। देखिए, ये जो मामला है ये देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड और चक्रता विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक व्यक्ति 10 से भी ज्यादा बीघे जमीन ले लेता है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था और जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और उसका जो सर्टिफिकेट है जो वहां से 1992 में जारी हुआ है एसटी का, वो वहीं का है कि यहाँ का निवासी है, वो भी हमारे पास है। और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था तो 2001 के आसपास एक वहां आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी घटना में यह सामने आता है कि भाई इसकी भी संलिप्तता है इस व्यक्ति की और उसको निलंबन कर दिया जाता है। 2002 में इसको पूरी तरीके से वहां से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद 2022 में वो इस प्रकार के यहाँ पर जमीन ले रहा है उत्तराखंड में आके एक जनजातीय क्षेत्र कालसी में। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसको लेकर हमने पूर्व में 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा आदेश किए गए थे कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166, 167 है उसके तहत इस पर कार्रवाई हो और उसके बाद ये कार्रवाई करने के बाद इनका जो डीजीसी है जो इनके अधिवक्ता है उनसे विधिक राय इन्होंने ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर विकास नगर से है जहां आपको बता दें कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य रशीद पहलवान ने दिव्यांग जनों के लिए एक सराहनीय पहल की। जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने एक विशेष शिविर का आयोजन किया और जिसमें दिव्यांग जनों को निःशुल्क कंबल भी वितरित किए गए। बता दें कि इस कंबल के वितरण कार्यक्रम में पंचायत सदस्यों ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य समाज के उन वर्गों का
को राहत पहुंचाना है, जो कि शारीरिक और आर्थिक सीमाओं के कारण ठंड से बचाव के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाते। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए और जहां कंबल प्राप्त कर आभार भी उनकी ओर से व्यक्त किया गया। तो वहीं बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों ने यह भी बताया है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड या मौसम की कठिनाइयों से जूझने को मजबूर ना हो। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस लाइन रोशनाबाद में आयोजित 23वीं प्रादेशिक पुलिस की वॉलीबॉल और सेपक के टकारा प्रतियोगिता 2025 का शानदार समापन हुआ। बता दें कि 3 दिनों तक चले इस मुकाबले में हरिद्वार की टीम ने इतिहास रचते हुए वॉलीबॉल फाइनल में लगातार 12 बार चैंपियन देहरादून को हराकर पहली बार खिताब जीता। बता दें कि खिलाड़ियों के उमंग, जुझारूपन और बेहतरीन तालमेल ने मैच को और भी रोमांचक बना दिया। जहां क्वाड वर्ग के उधम सिंह नगर की टीम ने जीत हासिल की है। तो वहीं बता दें कि समापन समारोह में जिला जज नरेंद्र दत्त और एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये हरिद्वार की जो है टीम की उपलब्धि है कि एक इतनी बड़ी टीम को जो 12 साल से लगातार जीत रही थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो दर्शाता है कि ये क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी वो टीम खेली। और इसका श्रेय तो मैं कप्तान साहब को ही दूंगा कि उन्होंने इस टीम को बनाया और जो असंभव था उसको संभव करा। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने सुना था पिछली बार भी हारे थे, बड़े क्लोज मैच से हारे थे, 3-2 से हारे थे हरिद्वार, बट इस बार उन्होंने आज भी क्लीन स्वीप 3-3-0 से क्लीन स्वीप से करा, वो तबियत से हारा है सर। नहीं वही खेल तो ऐसी भी देखिए कि मेरे को बड़ा, मैं भी एसपी साहब से भी कह रहा, एसपी साहब से कह रहा था कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब होती है तो एक आदमी जागृत हो और फिटनेस का भी एक है, पुलिस वालों का इसमें एंगेज रहे, तो इससे बड़ी बढ़िया क्या बात है। और आजकल तो मोदी साहब का भी मोटो है, तो खेलो कूदो और फिट रहो फिट। अब खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने गन्ना किसानों के लिए नए गन्ना मूल्य घोषित कर उन्हें बड़ी राहत दी है, लेकिन विपक्ष ने इस मूल्य वृद्धि में भी कमी होने की बात कही। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहले ही उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य देने की जरूरत की थी और जो अब भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष विशेष रूप से हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल बयानबाजी कर रहे हैं और किसानों के हित में काम करने का दावा कर रहे हैं। बहुगुणा ने यह भी कहा कि विपक्ष का रवैया किसानों के वास्तविक हितों के बिल्कुल ही खिलाफ है और इसका जवाब जनता 2027 में देगी। सारे गन्ना किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सरकार ने जो उनसे एक वादा किया था कि इस साल गन्ना मूल्य की वृद्धि करी जाएगी, वो हमने करी है। जितनी यूपी ने करी है उतनी ही हमने करी है। और जो 5 रुपये का डिफरेंस, हमेशा यूपी से हमारा रेट ज़्यादा रहता है, हमने उस डिफरेंस को मेंटेन किया है। और 405 और 395 रुपये के हमारे रेट हैं। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन भी मिलों को चला गया है और मिल जो है पेमेंट अब इसी के हिसाब से करेंगी। जहाँ तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष को एक मुद्दा खड़ा करना होता है। विपक्ष की कोई आज के दिन क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई उत्तराखंड में, और सिर्फ एक मुद्दा खड़ा करने के लिए विपक्ष ने बोल दिया। मैं हरीश रावत जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो यूपी से 5 रुपये का डिफरेंस भी आज उत्तराखंड में चल रहा है, वो भी बीजेपी की सरकार में ही खड़ा किया गया था 2020-21 में। आपकी सरकार में गन्ना मूल्य हमेशा यूपी के बराबर रहता था, लेकिन उत्तराखंड ने पहली बार 2020-21 में 5 रुपये का डिफरेंस यूपी से ज़्यादा देने का काम शुरू किया। मैं हरीश रावत जी को ये भी याद दिला देता हूँ कि आपके टाइम पे भी जो गन्ना वृद्धि हुई वो नाम मात्र के बराबर हुई, और आपने गन्ना किसानों के ना पेमेंट पे ध्यान दिया, ना गन्ना किसानों की चीनी मिलों पे ध्यान दिया, ना आपने कोई मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया, ना आपने चीनी मिलों को बेहतर रूप से चलाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई। इस सरकार में हमने चीनी मिलों को मॉडर्नाइजेशन पे भी काम किया है, गन्ना जो मूल्य है उसको बढ़ाने का भी 2 बार हमने काम किया है, और दूसरी बार जो हमने किसानों का पेमेंट था उसको पराई सत्र खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से भुगतान करने का काम किया है। ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए देहरादून पुलिस ने ड्रग फ्री कैंपेन के अभियान के लेकर औचक निरीक्षण किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स की संयुक्त टीम ने थाना कमेल्ट टाउन में क्षेत्र में एक निजी शिक्षण संस्थान में बिना पूर्व सूचना के रैंडम यूरिन ड्रग जो ट्रस्ट है
वहां पर औचक निरीक्षण किया, जहां कुल 145 छात्रों के टेस्ट भी किए गए। वहीं बता दें कि राहत की बात यह रही कि सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जहां दून पुलिस ने जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 572 छात्रों का रैंडम मेडिकल टेस्ट किया है। जहां बता दें कि टीम ने छात्रों से कॉन्सेंट जो भी फॉर्म है उन पर शपथ भी भरवाई गई और जहां उन्हें नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लांटिंग के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। बता दें कि हाल ही में प्राधिकरण ने देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर और शिमला के बाईपास जैसे क्षेत्रों में कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर उन्हें सील किया। जहां बता दें कि छरबा इंटर कॉलेज रोड पर मधुकर जोशी के द्वारा किए जा रहे अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और जिसमें 50 से 60 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई सड़कों और प्लॉटों को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि शिमला बाईपास रोड पर भी 2 अवैध निर्माणों को सील किया गया है और जहां एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि देहरादून को सुनियोजित विकास में कोई भी इसको लेकर ढील नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे निर्माण या फिर प्लांटिंग में शुरू करने से पहले प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करें और अवैध निर्माण की सूचना तुरंत दें। पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है और जो लोग बिल्डर फ्लोर बना करके उसका दुरुपयोग करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ आप लगातार देख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और होर्डिंग्स के माध्यम से भी हम लोगों ने जन जागरूकता फैलाने का काम किया है ताकि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने के पहले प्राधिकरण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड यूज में या अवैध प्लाटिंग में न खरीदे। मेरी आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि प्लाट खरीदने या फ्लैट खरीदने के पहले उसका मानसिक स्वीकृति की जांच जरूर कर लें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पर स्थित वाइब्रेंट विलेजेस को पुनः रोजगार के लिए अब भारत सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि पलायन को रोककर इन गांवों को फिर से आबाद किया जा सके। बता दें कि वाइब्रेंट विलेजेस 2.0 योजना के तहत नेपाल से सटे 40 गांवों को डिजिटल तरीके से पुनः निर्मित किया जाएगा और इस योजना के तहत इन गांवों में आजीविका, आवास, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य विकास के कार्य भी किए जाएंगे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है और प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा। विलेजेस थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के। लगभग हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजे थे जिसमें लगभग 200 के करीब हमारे स्वीकृत हुए थे। जिसमें कन्वर्जेंस की योजनाएं भी थी, स्टैंड अलोन VVP 1 की योजनाएं भी थी। उसमें हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और पिथौरागढ़ में PMGSY की 5 सड़कें भी थी जो कि हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सड़क BRO ने टेक ओवर करी है, 4 सड़कें PMGSY उस पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की तरफ से भी कुछ तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंसेप्ट पर भेजे गए थे। जैसे अगर हम गुंजी की बात करें तो गुंजी में शिवोधाम का प्रोजेक्ट भेजा गया था भारत सरकार को, नीति माणा का मास्टर प्लान के तहत भेजा गया था और जादूंग और हरसिल का अलग से पर्यटन के कुछ प्रोजेक्ट भेजे गए थे। तो उन पर भी भारत सरकार ने विचार किया है, कुछ में सैंक्शनिंग भी दी है। और अभी भी भारत सरकार की जब लास्ट VC में भी बताया गया था कि अभी भी स्टेट VVP 1 के प्रोजेक्ट भेज सकता है, जल्दी से जल्दी SLAC करा दे। भारत सरकार में भी 15 दिसंबर के आसपास उसकी मीटिंग होनी है जिसमें प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।